And good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं. आज से हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग एक मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे. Our first quote is the secret of getting ahead is getting started. हमेशा से अगर आपको आगे बढ़ना है, अहेड मतलब आगे चलना है, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए. हम लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते रहते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, इसके लिए हम इतने टाइम में ये काम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम यूपीएससी भी क्रैक करने के लिए अपना टाइम स्केड्यूल बनाते हैं, स्टडी प्लान्स बनाते हैं, बट वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसको करना शुरू ना करेंगे. जब करना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने एक्स्ट्रा अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल से एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, एक्स्ट्रा अपने टाइम टेबल में चीजें इंक्लूड कर ली है, या हमने अपने आप को कम आग करके और हमारे पास टाइम बच रहा है बट हम उससे कम चीजें कवर अप कर रहे हैं. तो इसलिए हमेशा से अपने आप को कहीं आगे पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चीजों का करना जरूरी है. आप एटलीस्ट स्टार्ट करो, उसके बाद खुद ब खुद चीजें, स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे और एट द एंड जो आपका मोटिव है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. सो शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज GDP growth hits 5.4% in Q2, lowest in 7 quarters. बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आया है और थोड़ा सा ज्यादा भी आया है. सो बिना देरी के हम समझते हैं. पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज जीडीपी. जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. किसी भी कंट्री में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उस चीज को जब फाइनल प्रोडक्ट्स को काउंट किया जाता है, उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. डिटेल से समझते हैं. देखो, जैसे इंडिया है, इंडिया की एक प्रॉपर बाउंड्री है. इस इंडिया के अंतर्गत एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, 1 साल में, 2 साल में, 3 महीने में, 4 महीने में कितने गुड्स का मैन्युफैक्चर हुआ, कितना फाइनल प्रोडक्ट्स बने, उन फाइनल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को जब मिलाते हैं तब उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, दैट इज जीडीपी. जीडीपी ही एक इकोनॉमी को बताता है कि इकोनॉमी का क्या स्टेज है, क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या इकोनॉमी श्रिंक हो रही है. ये सारी चीजें जीडीपी के द्वारा ही एस्टिमेट किया जाता है. ठीक है. जीडीपी कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं. इन्वेस्टमेंट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है. हम यूजुअली जो फॉलो करते हैं वो है एक्सपेंडिचर मेथड, कि गवर्नमेंट ने या लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर किया. उसके लिए फॉर्मूला है C प्लस I प्लस G प्लस X. C मतलब कि कंजप्शन. जो भी कंज्यूमर है, जैसे कि जो प्राइवेट कंज्यूमर है, वो कितना कंजप्शन कर रहा है. प्राइवेट कंजप्शन को ही हम सी के अंतर्गत रखते हैं. जैसे कि हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, मतलब कि एक इंडिया के सिटीजन्स कितनी चीजें कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी फाइनल कॉस्ट को जब सबको मिला करके एडअप किया जाएगा, वो आएगा प्राइवेट कंजप्शन के अंतर्गत, दैट इज सी. सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट. जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो आएगा आई के अंतर्गत. एंड द थर्ड वन इज जी, दैट मीन्स गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को क्या सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट अपने साइड से कितना खर्चा कर रही है, वो आएगा जी के अंतर्गत. एम्प्लॉयज को सैलरी देना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इन सारी चीजों में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और ये सारी चीजें जी के अंतर्गत आती हैं. अब एक्स मतलब कि एक्सपोर्ट्स. हमारी कंट्री कुछ चीजें एक्सपोर्ट करती है, कुछ चीजें इंपोर्ट करती है, तो इसके अंतर्गत हम नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं. नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कि जितना हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया माइनस जितना हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया. तो अगर ये हमारा जो ट्रेड है
वो फेवरेबल कंडीशन में है तो नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव आता है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स निगेटिव आता है और इस निगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर माइनस करते हैं। इस मेथड से हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो आज की न्यूज आई है वो ये जीडीपी ग्रोथ हिट्स 5.4% इन Q2 लोएस्ट इन 7 क्वार्टर्स। 7 क्वार्टर्स अप्रॉक्स मतलब कि हम 2 साल से भी ज्यादा का टाइम पीरियड देखें तो पिछले 2 साल के कंपैरिजन में अभी का जो जीडीपी है वो काफी स्लो चल रहा है, दैट इज 5.4%। आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था जो हमारा जीडीपी है वो अप्रॉक्स 6.4% रहेगा, बट ये इतना लो चल रहा है, दैट इज 5.4%। अब अलग अलग रीजंस रहते हैं जीडीपी की लो होने के, कुछ रीजंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज वीक एक्सटर्नल डिमांड, मतलब कि एक्सटर्नल डिमांड में कमी होना। एक्सटर्नल डिमांड दैट मीन्स हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम है। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है हम सब जानते हैं, ग्लोबली स्लो डाउन चल रही हैं चीजें। हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कशन किया था कि यूएसए में भी इन्फ्लेशन है, जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, रशिया यूक्रेन वाला रीजन है, ये सारी जो रीजन है कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड, कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्प्टेड है, उतना फ्री फ्लो गुड्स का नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारी अपनी खुद की कुछ पॉलिसीज, जैसे हमने आरसीईपी वगैरह नहीं ज्वाइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं ज्वाइन किए, जिसकी वजह से एक जो बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन बन रखा है हमारी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में, उन सब के हम पार्ट ही नहीं बन पाए। सो हमारे गुड्स को उतना फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम है इस समय। सेकेंड थिंग इज लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करती है उसे बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर रोड बनाना है, कहीं पे ब्रिज बनाना है, कहीं पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, कहीं बड़ी फैक्ट्रीज डालनी है, ये सारे अगर गवर्नमेंट के साइड से किए जाते हैं इन्हें बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अभी कम कर रही है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, 2010 में गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर था जीडीपी का 39.8%, इतने बड़े लेवल पर गवर्नमेंट स्पेंड करती थी। अगर इसी डेटा को मैं 2021 से कंपेयर करूं तो ये 29.3% पर है। देयर इज अ मेजर डिक्रीज इन दिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। होता क्या है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, सो अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा उस काम को करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लेबर इंक्लूड होगा, लेबर के हाथ में पैसा आएगा, वेजेस आएंगी, तो लेबर क्या करेगा उन वेजेस का, जाके कहीं खर्च करेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेबर ने अगर डिमांड क्रिएट की तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा चीजों का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, इससे जीडीपी हमारी बढ़ेगी। सो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से लोगों के हाथ में, लेबर्स के हाथ में वेजेस कम आई, वेजेस कम होने की वजह से डिमांड नहीं क्रिएट हुई, डिमांड नहीं क्रिएट हुई तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। थर्ड थिंग इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड माइनिंग सेक्टर। ऐसा देखा गया है कि इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने तो अच्छा किया है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, मतलब कि ये एक्टिविटीज अभी उतनी स्पीड से नहीं हो रही है जितनी स्पीड से होनी चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइनिंग कंजप्शन। जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका भी मानना ऐसा है कि जो हमारा मिडिल क्लास सेक्टर है, मेजरली जो कंजप्शन की जो हाई डिमांड है वो मिडिल क्लास सेक्टर के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, बट जो हमारा मिडिल क्लास सेक्टर है वो श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो कंजप्शन है वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। सो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जीडीपी डाउनफॉल हो रहा है, बट कुछ स्टेप्स कि हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि हमारा जीडीपी ग्रो अप करे। फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन को बूस्ट अप करना चाहिए। गवर्नमेंट फिर से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे जिससे कि कंजप्शन बढ़ने लगेगा एंड
इसका रिजल्ट यही होगा कि हमारी जीडीपी में पॉजिटिव चेंजेस हमें दिखते हुए नजर आएंगे। सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए आप ऐसी स्कीम्स लाओ, उनके लिए इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाए ताकि उनको इजीली लोन की फैसिलिटी मिल सके, उनके पास भी पैसा है जिससे कि वो बड़ा प्रोडक्शन करें, अपने लेबर्स को सब वेजेस दें जिससे कि उनके हाथ में पैसा है और डिमांड क्रिएट होता क्या है कि जैसे कंपनीज, हालांकि कंपनीज ऐसा देखा गया कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट हो क्या रहा है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही हैं और उस प्रॉफिट को शेयर नहीं कर रही हैं। प्रॉफिट शेयर करना मतलब कि देखो, मैं एक कंपनी हूं, मैंने गुड्स का मैन्युफैक्चर किया, मेरे पास प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने से मुझे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने लेबर्स के साथ, अपनी वर्किंग फोर्स के साथ। इससे क्या होगा कि उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो इससे डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। गवर्नमेंट को अपनी ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो इंडिया में वर्ल्ड बैंक की हेड आई थी, उन्होंने भी इस चीज को कहा था कि इंडिया में स्किल्स की कमी है। वी हैव youth population, we have vibrant youth population, we have diverse economy, but there is a gap बिटवीन यूथ एंड स्किल्स। जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है, जो सेक्टर की डिमांड है, जो इकोनॉमी की डिमांड है कि स्किलफुल यूथ की जरूरत है, इंडिया में स्किलफुल यूथ की कमी है। तो गवर्नमेंट को ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, यूथ्स की एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, यूथ की स्किलिंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो ये गैप है इसे कम किया जा सके और जीडीपी में इससे भी हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यही सारी चीजें हैं जो इसमें बताई गई। हालांकि इसमें सिर्फ डेटा शेयर किए गए थे, बट मैंने डेटा से भी एक स्टेप आगे बढ़कर आपको बताया है। ये सारी चीजें यही लिखी हुई है, C+I+G+NX, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। साथ के साथ जीवीए का भी डिस्कशन किया गया है कि जीवीए में भी हमें सिर्फ 5.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। देखो होता क्या है, जैसे कि जीडीपी होता है जिसमें हम फाइनल गुड्स को एडअप करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को, वैसे ही जीवीए में हम ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब कि एक प्रोडक्ट को में कितना वैल्यू एडिशन हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज मुझे एक पार्ले जी बिस्किट बनाना है, तो मैं खेत से जाकर के गेहूं लेकर के आऊंगी, गेहूं के बाद उसे पीसना पड़ेगा, पीसने के बाद उसका बिस्किट बनेगा, बिस्किट के बाद जाकर के वो लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा। गेहूं को लाने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हर एक सेक्टर ने जितने का उसमें वैल्यू एडिशन किया, उस वैल्यू एडिशन को ही हम ग्रॉस वैल्यू एडेड में कैलकुलेट करते हैं और इस हिसाब से हम जीवीए निकालते हैं। अभी रिसेंटली जीवीए में भी हमें कमी देखने को मिली है। बेसिकली जीवीए सप्लाई साइड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज इज प्लास्टिक ट्रीटी ड्राफ्ट ओवरलुक्स की इशू लिमिटिंग प्रोडक्शन। हम सब जानते हैं साउथ कोरिया के बुशान जो रीजन है वहां पर यूनाइटेड नेशंस के स्टेट्स मिले हुए हैं, वो ट्रीटी नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि हमें प्लास्टिक को बैन करना है क्योंकि प्लास्टिक इज नॉट एट ऑल गुड फॉर एवरीवन। सो इसीलिए प्लास्टिक ट्रीटी बनाई जा रही है, बट इस पे अभी भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। हो क्या रहा है कि कंट्रीज कई सारे सेक्टर्स में तो सेम पेज पर आ गई हैं, बट कुछ चीजों में एक पेज पर नहीं आ पा रही हैं, कंसेंसस नहीं बन पा रहे कंट्रीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरोपियन यूनियन और दूसरे नेशंस क्या चाहते हैं कि हमें प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए और इसके सब्स्टिट्यूट्स पर ध्यान देना चाहिए, अल्टरनेटिव्स पर ध्यान देना चाहिए। बट इंडिया और दूसरे नेशंस का मानना है कि हमें अल्टरनेटिव्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया जैसे नेशंस कह रहे हैं
कि अगर आप अल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट हो भी रहे हो तो कुछ समय के बाद ये अल्टरनेटिव्स भी आपके लिए टॉक्सिन्स के जैसा काम करेंगे या ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो शॉर्ट टाइम पीरियड का सॉल्यूशन क्यों ही ढूंढना, लॉन्ग टाइम का सॉल्यूशन ढूंढा जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए और प्लास्टिक्स को फेस वाइज मैनर पर आप एनवायरनमेंट से हटा ही दो। ठीक है, जिस तरह से इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है वैसे धीरे धीरे स्टेप्स उठाने चाहिए। तीसरा चीज, इंडिया जो बात कर रहा है वो फाइनेंसेस की बात कर रहा है। यहाँ पर भी इंडिया बात कर रहा है कलेक्टिव बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि डेवलपिंग नेशंस में भी प्लास्टिक को हटाया जा सके, प्लास्टिक को फेज आउट मैनर पर रिमूव किया जा सके। अभी तो ये ट्रीटी के जो नेगोशिएशंस हैं वो चल ही रहे हैं, अभी किसी एक फाइनल ट्रीटी पर नहीं आए हैं। जैसे ही कोई फाइनल कंक्लूजन निकलता है आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। अभी जो जो डे बाय डे होता जा रहा है वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट वन इज कांग्रेस डिमांड्स एक्शन बाय ईसी ओवर इनकंसिस्टेंसीज डिस्क्रिपेंसीज इन ईवीएम्स। हमेशा से ऐसा होता है, जब जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, कोई ना कोई या तो एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है। जो भी पार्टी हारती है वो अक्सर ईवीएम्स के ऊपर ब्लेम करती है कि ईवीएम्स में मेल फंक्शन हुआ, ईवीएम्स को हाईजैक किया गया है, ईवीएम्स ने सही परफॉर्म नहीं किया है, इसीलिए जो वोट्स हैं उनकी गलत काउंटिंग हुई है और हम नहीं जीत पाए हैं। ऐसा अक्सर हमने न्यूज़पेपर्स में देखा है। सो हमारे लिए ये मुद्दा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएम्स जरूर इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम्स क्या होते हैं। देखो, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमने आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए हर एक रिफॉर्म करता आ रहा है। सो सिमिलरली हमने स्टार्टिंग में जब हमारे 1952 के टाइम पर, 51 के टाइम पर आजादी के बाद इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम पर हम बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग करते थे। बैलेट पेपर मतलब कि क्या होता था, एक यूजुअली पीस ऑफ पेपर होता था जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स और उनके नाम लिखे रहते थे। जो भी वोटर रहता था जिसको भी वोट करना, उस पर टिक करके या अपना थंब प्रिंट लगा करके फोल्ड करके और सीक्रेट बैलेट बॉक्स में डाल के आ जाता था और फिर मैन्युअली उन सब बैलेट की काउंटिंग होती थी। सो हम टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हुए, डेवलप करने लगे। सो इस चीज को हमने रिप्लेस किया बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस को ईवीएम्स की मदद से। पहली बार 1977 में ईवीएम का कॉन्सेप्ट सामने रखा गया। 6 अगस्त 1980 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम्स को इंट्रोड्यूस किया। सबके कंसेंसस से 1982 के केरल के पारूर सीट पर फर्स्ट टाइम ईवीएम मशीन को यूज किया गया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट ला करके बोला गया कि अब हम ईवीएम का यूज बढ़ाते जाएंगे। इसके लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी जिसने ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को और सारी चीजों को चेकआउट किया कि ये सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। तो उन्होंने इस चीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप ईवीएम के यूज को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर ईवीएम्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन उठने लगे तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वीवीपैट, दैट इज वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। होता क्या है कि आपने जिस पर्सन को वोट दिया है वो उसी को गया है या नहीं, इस चीज को रीचेक करने के लिए वीवीपैट का यूज किया गया। वीवीपैट एक तरह की छोटी सी मशीन रहती है जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन लगी रहती है। जैसे ही आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हो, इस स्क्रीन में 7 सेकेंड्स के लिए उस पार्टी का सिंबल और नाम दिखता है और फिर वो स्लिप कट करके एक बॉक्स में कलेक्ट हो जाती है। एक तरह से बाद में जब एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि ईवीएम हैक हुई है या गलत काउंटिंग हुई है, आप रैंडमली किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वीवीपैट्स को कलेक्ट करके काउंटिंग करके रीचेक भी कर सकते हो कि क्या सच में जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्यूरेट है या एक्यूरेसी या फिर कहीं पे चीजों को मैनिपुलेट किया गया। ये सारी चीजें वीवीपैट की हेल्प से मदद चेक की
की जा सकती हैं। वीवीपैट को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर ईवीएम्स के बेनिफिट देखे जाए तो बहुत सारे हैं। पहला चीज, अगर ईवीएम्स के बेनिफिट्स को देखा जाए तो कई सारे हैं। पहला चीज कि इससे एक्यूरेसी आती है। आपने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को गया है या नहीं, आपने अपनी स्वेच्छा से जाकर के वोट दिया है या नहीं। होता क्या था, पहले लोगों के बैलेट पेपर्स को फोर्सफुली बोला जाता था कि आप इसी पर टिक करो। और ये सारी चीजें कई बार दिख भी जाती थी। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए ईवीएम्स ने अच्छा फंक्शन किया। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। वीवीपैट आने से ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने बढ़ गई है। और सबसे बड़ी चीज, काउंटिंग इजी हो गई है और एक्यूरेट हो गई है। होता क्या था, पहले मैनुअल काउंटिंग में ज्यादा चांसेस होते थे कि आप चीजों को मैनिपुलेट कर दो, बट जब से ये ईवीएम्स इंट्रोड्यूस हुए तब से काउंटिंग इजी हो गई है। प्लस हमारे पास इलेक्शन के रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब कि इसकी स्पीड भी बढ़ गई है। ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं ईवीएम से रिलेटेड। कई बार एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिखता है मेंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड या कमिटी से रिलेटेड, उस रिगार्डिंग ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड वन इज साइक्लोन फेंगल टू क्रॉस पुदुचेरी कोस्ट टुडे नून। मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली साइक्लोन को मैं डिस्कस कर ही रही हूँ। आज थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम। हमारे सामने फेंगल जो साइक्लोन आया है, ये एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब जो ट्रॉपिक्स में डेवलप होता है। ट्रॉपिक्स मतलब कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के लैटिट्यूड्स में जो भी साइक्लोन डेवलप होगा उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाएगा। और जो इससे ऊपर या नीचे डेवलप होगा 23.5 डिग्री से ऊपर या नीचे, उसे बोला जाएगा टेम्परेट साइक्लोन। फेंगल एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कुछ कंडीशंस ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, पहला चीज, इन्हें लो प्रेशर जोन चाहिए रहता है। ठीक है, लो प्रेशर जोन के लिए चाहिए कि जो सरफेस टेम्परेचर है सी लेवल का 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी चल जाएगा। थर्ड थिंग इज कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जो कि विंड्स के डायरेक्शन को चेंज करे। एंड द फोर्थ वन इज जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां पर विंड्स का डाइवर्जेंस होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस को आप समझ लिए। अब मैं समझाती हूँ बेसिकली होता क्या है। सपोज कोई समुद्र है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा मरीन बॉडी में या वाटर बॉडी में ही क्रिएट होंगे, वो लैंड सरफेस में क्रिएट नहीं हो सकते। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। पहले क्या चाहिए, हमें एक सी सरफेस चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 27 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब 27 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके वहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से ही आसपास की हवाएं आकर के यहाँ पर इस लो प्रेशर जोन को फिलअप करने की कोशिश करेंगी। जब आसपास की हवाएं आएंगी तो हमें चाहिए कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या मदद करता है, इन विंड्स के डायरेक्शन को चेंज करता है। मतलब कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो ये विंड्स हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव होने लगती हैं। मतलब कि ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, दूसरा चीज, लोअर सरफेस में मतलब कि लोअर एटमॉस्फेयर में समुद्र के पास जो विंड है वो अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विंड की स्पीड बहुत अधिक है, नॉर्मल विंड स्पीड रहनी चाहिए। जबकि अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि विंड्स डाइवर्स हो रही हो जिससे कि जो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर की वजह से उस जगह पे जो हवाएं आ रही हैं और ऊपर उठ रही हैं, तो वो जो मॉइस्चर लेकर के हवाएं ऊपर जा रही हैं वो डाइवर्स हो सके, यहाँ वहां फैल सके। इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो यहाँ पे ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, आसपास से सारी विंड्स आई और सारी विंड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगी उस एरिया में, जिसके वजह से वहां पे स्टॉर्म जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी और एक एयर का चैम्बर बन गया। ये चैम्बर धीरे धीरे हवाएं ऊपर उठेंगी, चूंकि ये
जो है ये मरीन एरिया में हो रहा है, यहाँ पे नीचे वाटर बॉडी है, तो ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर के ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद जब ये डाइवर्स होंगी, क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड्स के बाद हैवी रेनफॉल जैसी सिचुएशन होने लगेगी। यही होता है पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट इज रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया. The air circulates in anti-clockwise direction in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. Cyclone are usually accompanied by violent storms and bad weather. ये भी मैंने बता दिया कि एक हमें प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए. पॉइंट टू बी रिमेंबर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी भी 0 डिग्री या इक्वेटर पर फॉर्म नहीं होते. उसके पीछे का रीजन यही है कि इक्वेटर पर हमें कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलता है. कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलेगा तो विंड जो है वो अपने लेफ्ट साइड में मूव नहीं होंगी, लेफ्ट साइड में मूव नहीं होंगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर फेनोमेनन नहीं क्रिएट होगा. और साइक्लोन मतलब कि सर्कुलर फेनोमेनन में एयर का रैपिड मूवमेंट. नेक्स्ट न्यूज इज सिलिका माइनिंग, एनजीटी आस्क्स सीपीसीबी टू प्रिपेयर पैन इंडिया गाइडलाइंस. देखो, सिलिका एक तरह का मिनरल है, रिसोर्स है, जिसकी माइनिंग और वॉशिंग के कारण एनजीटी ने ऑब्जर्व किया कि हेल्थ इम्पैक्ट्स हो रहा है. हेल्थ इम्पैक्ट मतलब कि जो जहां पे सिलिका की माइनिंग की जाती है, वो जो लोग इन्वॉल्व हैं उस एक्टिविटी में, साथ के साथ जितने भी नियर बाय पीपल्स हैं, सबको लंग डिसीज होने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने जैसी चीजें होती हैं. सो पूरे पैन इंडिया लेवल पर एनजीटी ने कहा है सीपीसीबी को, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि आप सिलिका माइनिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस बनाइए कि किस तरह से जो पीपल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी हेल्थ को कैसे ध्यान में रखा जाए. उनकी हेल्थ के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, पॉलिसीज लाना, रिफॉर्म्स लाना, ताकि उनकी हेल्थ भी सेफ हो सके. एनजीटी के बारे में बात करूं तो ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया है. बेसिकली एनवायरनमेंट रिलेटेड केसेस को फास्ट से डिस्पोजल करने के लिए, फटाफट सॉल्व करने के लिए हमने एनजीटी बनाया है. इसकी 5 सिटिंग्स है. इसका हेडक्वार्टर, मेन जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है. उसके बाद पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 जगह पे एनजीटी की अलग अलग बेंचेस या डिविजनल बेंचेस एस्टैब्लिश की गई हैं. अलग अलग रूल्स को ये फॉलो करता है, वाटर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड, पब्लिक लाइबिलिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. इन सारे एक्ट्स का अगर कहीं पे अगर इन्हें लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप एनजीटी को अप्रोच कर सकते हो. एनजीटी में इन इन एक्ट्स से रिलेटेड केसेस को फाइल किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज गगनयात्री हैव फिनिश्ड इनिशियल ट्रेनिंग, सेज इसरो. इस गगनयान हमारा इसरो का एक मिशन है, दैट इज गगनयान. गगनयान के अंतर्गत इसरो बात कर रहा है कि ये एक तरह का मैन्ड मिशन है, मतलब कि हम लोगों को इंटरनेशनल स्पेस में भेजने की बात कर रहा है इसरो. इसके अंतर्गत 6 एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से इनकी ट्रेनिंग रशिया में कंडक्ट करवाई जा रही है और इनकी इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. इसरो ने हमें ऐसा बताया है. गगनयान इज अ मिशन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बात की जा रही है, मतलब कि इसमें जो हम मॉड्यूल भेजेंगे स्पेस में, उसमें 2 चीजें रहेंगी. एक तो स्क्रू, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो एक मॉड्यूल में बैठेंगे, और दूसरा जो कि ऑर्बिट वापस अर्थ में आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज रिस्टोर लोन्स फ्रॉम नाबार्ड.
देखो, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक एपेक्स बॉडी है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काम करती है। उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड करने की बात करती है। कर्नाटका में अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया कि नाबार्ड ने लोन्स को स्टॉप कर दिया था, नाबार्ड ने लोन्स देना बंद कर दिया था। सो उसी रिगार्डिंग न्यूज आई है कि उसे रीस्टोर करने की जरूरत है। नाबार्ड के बारे में समझे तो नाबार्ड हमने 1981 के एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया था। मतलब कि 1982 में नाबार्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एपेक्स बॉडी के जैसे काम करती है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, पहला चीज। दूसरा, इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों के लिए कोई एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो है नाबार्ड। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, नाबार्ड डायरेक्ट किसी भी पर्सन को लोन्स नहीं प्रोवाइड करती है। ये अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से उनको सैंक्शन करती है कि आपको इतना अमाउंट जो है वो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देना है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। Next one is clamor for president's rule is increasing in Imphal, says Manipur High Court's former CJ। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जैसी चीजें पनप रही हैं या प्रेसिडेंट रूल लगाने जैसी सिचुएशंस हो रही है। अब समझते हैं प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 में बताया गया है कि अगर स्टेट मशीनरी लॉ एंड ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना और सेंटर के किसी भी ऑर्डर को फॉलो करने में कामयाब नहीं होती है तो स्टेट मशीनरी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और सारा जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 355 के तहत सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट्स में जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चले, कॉन्स्टिट्यूएंट मशीनरी को फॉलो किया जाए। बट अगर ऐसा लगता है कि स्टेट में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट अपने एंड से भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्टेट्स के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। स्टेट के सारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट के एक्शन के हिसाब से काम करने लगते हैं। जो गवर्नर रहता है वो एज अ मेडिएटर काम करने लगता है। जैसा जैसा पार्लियामेंट कहती है, जैसा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, वैसा वैसा गवर्नर को एक्ट करना पड़ता है। जितना भी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो सब सेंटर के अंतर्गत आ जाते हैं और इन स्टेट सब्जेक्ट्स में लॉ बनाना, कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है, सारी चीजें पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती हैं। सो हम जानते हैं मणिपुर में वॉयलेंस लाइक सिचुएशन है। चीजें मतलब कि रिसेंटली वहां पर एक फैमिली का मर्डर हुआ, 3 विमेन्स 2 बच्चे, ऐसे एक फैमिली का मर्डर हुआ। उसके बाद मणिपुर में ऐसा लग रहा है कि हमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ सकता है। क्वेश्चन ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट फॉर 4 years। देखो, ये जो केस है ना, ये हमारा राम जन्मभूमि और ज्ञान व्यापी मस्जिद इन सब से रिलेटेड है। देखो, हुआ क्या कि इंडिया में जब मुगल्स आए तो मुगल्स ने कई सारे रिलीजियस प्लेसेस में तोड़फोड़ की, टेम्पल्स को तोड़फोड़ करके वहां पर मस्जिदें बना दी। सो इसी रिगार्डिंग जब हमें आजादी मिली उसके बाद लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में लड़ाइयां होने लगी कि ये जो प्लेस है यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, अब आपने मस्जिद बना दी तो अब आप फिर से मस्जिद हटाओ और हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया इन 1991। इसके तहत ऐसा बोला गया कि जो भी प्लेसेस 15 अगस्त 1947 आजादी वाले दिन जो प्लेसेस जिस धर्म को डेजिग्नेटेड हैं वो वैसे ही रहेंगी एक्सेप्ट राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि अयोध्या वाला जो केस था उसको बस इसके एक्सेप्शन में रखा गया कि राम जन्मभूमि को हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारे प्लेसेस जो जिस रिलीजन के लिए हैं वो वही रहेंगे। अब हम उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे।
बट हिंदू कम्युनिटी ने इस चीज के अगेंस्ट प्ली फाइल की, 4 साल पहले से कंटिन्यूअसली फाइल कर रहे हैं वो, कि ये एक तरह से इंडिया के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। इंडिया बात करता है कि हम हर एक रिलीजन को इक्वल राइट्स देते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं, बट जब हमारे इंडिया में इन्वेडर्स आ गए, मुस्लिम इन्वेडर्स, और उन्होंने प्लेसेस की इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया, तो अब समय है कि पार्लियामेंट उस चीज को प्रोटेक्ट करे, वापस से रीस्टोर करे। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसमें कोई भी रूलिंग नहीं प्रोवाइड की है, ये स्टिल पेंडिंग है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझना और डेट को समझना, सो उसे हमने क्लियरली समझ लिया। आगे चलते हैं। 14 लाख आयुष्मान कार्ड्स फॉर सीनियर सिटीजन्स क्रिएटेड सेंटर। हम सब जानते हैं रिसेंटली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को के एम्बिट को बढ़ाया गया था। इसमें बोला गया था कि जो भी 70 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं, जिनकी एज 70 साल हो चुकी है, उन्हें 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत उनके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट को नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा, उनके ऊपर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप 70 साल के ऊपर के हो तो आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम को बेनिफिट इसके उठा सकते हो। इसी रिगार्डिंग सेंटर ने बताया कि 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड्स बन चुके हैं। मतलब कि वय वंदना स्कीम जो थी वो 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए बनाई गई थी, और उस कार्ड को आयुष्मान भारत के साथ मर्ज अप किया गया। 14 लाख लोग अब इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं जो कि 70 साल से ऊपर के हैं। Next one is scientist industry demand passage of new seeds bill changes in policy। देखो कुछ समय पहले इंडिया में एक बिल था, सीड बिल ऑफ 2004 एंड सीड पॉलिसी ऑफ 2002। इंडिया अभी भी इन दो बिल्स के हिसाब से, इन दो पॉलिसीज के हिसाब से काम करता है। बट साइंटिस्ट कम्युनिटी का मानना ऐसा है कि तब की सिचुएशन अलग थी, अब की सिचुएशन अलग है, डिमांड अलग है, एनवायरनमेंट अलग हो गया है, सारी चीजें अलग हो गई हैं। सो चीजों को समय के हिसाब से इंटोन करने के लिए हमें ये सीड्स बिल को चेंज करने की जरूरत है, सीड्स पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। 2024 का सिनेरियो अलग है। फूड सिक्योरिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम्स में जा रही हैं, और उसी हिसाब से हमें सीड्स चाहिए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जो एक्सट्रीम वेदर्स को सरवाइव कर पाए, तो नई नई टेक्नोलॉजीज की मदद से बनी हुई हो। सो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो इतना पुराना सीड बिल है उसे अपडेट करके अब 2024 की सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस के हिसाब से रीडिफाइन किया जाए और फिर से बनाया जाए, ताकि जो फार्मर कम्युनिटी है उनको भी क्वालिटी सीड्स मिल जाए इफेक्टिवली और अफोर्डेबली भी। साथ के साथ ऐसा भी फार्मर कम्युनिटी ने कहा है कि हमें अब इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। होगा क्या कि यूजुअली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी के कमी का होने का सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंस की कमी। फार्मर्स के पास पैसा नहीं है। सो अगर हमें फाइनेंस लाना है, पैसा लाना है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पैसा आएगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, रिसर्चेज होंगी, और फार्मर्स को अच्छे सीड्स मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज इज कोर सेक्टर आउटपुट अप 3.1% इन अक्टूबर, बेस्ट परफॉर्मेंस इन 3 months। देखो हम हर मंथ डिस्कस करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या करता है कि 8 कोर सेक्टर्स के डेटा को एनालिसिस करता है कि इस मंथ में इन 8 कोर सेक्टर्स में क्या चेंजेस आए। क्योंकि ये 8 कोर सेक्टर्स पूरी इकोनॉमी के 40% तक का अपनी होल्डिंग रखते हैं, इसलिए जब हम इन सेक्टर्स की एनालिसिस कर लेते हैं तब हमें पूरी जीडीपी का, पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चल जाता है कि आखिर आने वाले समय में इकोनॉमी एक्सपेंड होने वाली है कि इकोनॉमी कंप्रेस होने वाली है,
क्या इकोनॉमी की कंडीशन होने वाली है, ये सारी चीजें हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की मदद से मिल जाती हैं। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अक्टूबर के मंथ में इन 8 कोर सेक्टर्स में से 6 कोर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, बस 2 कोर सेक्टर्स में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। नेक्स्ट वन इज जुडिशियरी हैज ओवर 5600 वैकेंसीज अक्रॉस कोर्ट्स, गवर्नमेंट टेल्स राज्यसभा। राज्यसभा ने क्वेश्चन उठाया था कि जुडिशियरी में कितनी वैकेंसीज है, तो जुडिशियरी ने बताया कि हमारे पास लोअर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल में हमारे पास 5600 वैकेंसीज हैं। हम सब जानते हैं इंडिया में कहीं ना कहीं केसेस की पेंडेंसी बहुत अधिक है, साथ के साथ केसेस को सॉल्व करने में समय बहुत लगता है, मतलब कि जस्टिस डिलीवर करने में डिले भी बहुत अधिक है। उसके पीछे का एक मेन रीजन ये वैकेंसीज ही बोली जाती हैं। जो जुडिशियरी है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ कभी काम ही नहीं करता है। कई सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया या रेजिग्नेशन हो गया। इन सारी वजह से जो है अपर कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में जो है वैकेंसीज हो जाती हैं, जिन्हें टाइमली फुलफिल नहीं किया जाता है। साथ के साथ क्वेश्चन मार्क उठाया गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पर भी। अभी तक क्या होता है कि हम इंडिया में जुडिशियरी को जजेस को अपॉइंट करने के लिए कोलेजियम सिस्टम का यूज करते हैं। कोलेजियम सिस्टम मतलब कि ये एक तरह का ग्रुप है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और 4 मोस्ट सीनियर जजेस का ग्रुप, 5 जजेस का ये ग्रुप है जो मिल करके डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में कौन से जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। तो ये एक तरह से देखा गया कि एक जुडिशियरी में सिर्फ जजेस का ही जो है इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो जजेस अपने अंकल जजेस जैसे कॉन्सेप्ट दिखने लगे, मतलब कि अपने रिलेटिव्स को ही आगे बढ़ाते हैं हायर पोस्ट में आने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए बोला गया कि हमें ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विसेज जैसे कॉन्सेप्ट लाने चाहिए। आर्टिकल 312 में इस चीज का मेंशन किया गया है कि हमें इंडिया में AIJS को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट 2012 में इसको इंट्रोडक्शन को लेकर के पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया था, बट किसी रीजंस की वजह से इसे आज तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर मैं कॉलेजियम सिस्टम की बात करूं कि हमारे लिए कॉलेजियम सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है, पहली चीज इन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को पूरा हटा दिया है। एग्जीक्यूटिव्स का कोई रोल ही नहीं है। फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जैसे कॉन्सेप्ट वही बताया मैंने, अंकल जजेस अपने रिलेटिव्स को ही आगे बढ़ाने वाली चीजें। चेक एंड बैलेंस नहीं दिखता है, मतलब कि किस बेसिस पर जजेस नॉमिनेट कर रहे हैं, जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे चैलेंजेस हैं, इन सबको हटाने के लिए हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात करें, जैसे कि हमारा यूपीएससी होता है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IFS IPS वगैरह की अपॉइंटमेंट के लिए हम यूपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, उसी तरीके से बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया JS भी कंडक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट proposes raising FDI limit in insurance from 74% to 100%। देखो हम सब जानते हैं इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। लोग इंश्योरेंस, अपने आप को इंश्योरेंस करवाने में अभी भी हिचकते हैं। सो इंश्योरेंस सेक्टर में पैसे की कमी है। अभी 2021 में हमने इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ा करके 74% तक ले आए थे, मतलब कि इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर में फाइनेंस को और बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया था। अब बात की जा रही है कि हमें अब इस 74% से बढ़ा करके 100% तक लाना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज उड़ीसा's proposed एंटी चीटिंग लॉ। इंडिया ने एक उड़ीसा ने एक एंटी चीटिंग लॉ प्रपोज किया है। देखो हुआ क्या, अक्टूबर के मंथ में उड़ीसा में एग्जाम्स कंडक्ट हुए। सो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सुपरवाइजर के एग्जाम, इवन उड़ीसा का SSC स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का भी एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो इन सारे एग्जाम्स में ऑब्जर्व किया गया
कि चीटिंग की जा रही है, लोग पेपर लीक कर रहे हैं या ऑनलाइन एग्जाम में फेक वेबसाइट्स बना रहे हैं जिसकी मदद से चीटिंग की जा रही है। ओएमआर्स में और एग्जाम्स की अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में चेंजेस करें ताकि लोगों के नाम को रिकमेंड किया जा सके, लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो इसीलिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एंटी चीटिंग लॉ बनाया है, जिसके तहत अगर कोई भी पर्सन इन सारी एक्टिविटीज में, पेपर लीक करवाने में, फेक वेबसाइट्स बनाने में, गलत ओएमआर भरने में, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करने में, इन सारी चीजों में अगर कोई पर्सन भी पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा दी जाएगी, साथ के साथ 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट प्लस 10 लाख उसको फाइन लगाया जा सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होता हुआ दिखा है तो उसके ऊपर 1 करोड़ तक के फाइन लगाने के इस लॉ में बताया गया है। ठीक है, और साथ के साथ ये पूरी इन्वेस्टिगेट करने के लिए डीएसपी लेवल की, दैट इज डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस ऑफिसर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी, इन दोनों ग्रेड के ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब जाके किसी के ऊपर ये सजा इंपोज की जा सकती है। Next one is UGC approves flexible degree completion for undergraduates. What does it mean? हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था कि यूजीसी ने फ्लेक्सिबल डिग्री का प्रोविजन रखा है, मतलब कि अगर कोई अंडर ग्रेजुएट की डिग्री 3 साल 4 साल की है तो पर्सन उसे कम समय में 2 साल में भी कवर अप कर सकता है या फिर उसे एक्सटेंड करके 4-5 साल भी खींच सकता है। होता क्या है कि हर एक डिग्री का एक क्रेडिट पॉइंट रहता है, मतलब कि मान लो 4 ईयर का प्रोग्राम है, हर साल में आपको 4-4 क्रेडिट पॉइंट्स लाने हैं, मतलब कि 32 क्रेडिट पॉइंट्स की जरूरत है इस डिग्री को कंप्लीट करने में। तो चाहे आप वो 4 साल में लेकर आओ, चाहे आप 6 साल में लेकर आओ, चाहे 2 साल में लेकर आओ, अगर आपको 32 क्रेडिट पॉइंट्स मिल गए तो आपकी वो डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है, यूजीसी का ऐसा मानना है कि हर एक पर्सन का पोटेंशियल अलग रहता है। इंडिया की यूथ को फटाफट एजुकेशन से फ्री करके वर्कफोर्स में इन्वॉल्व होना है, तो उनके लिए इन तरह के प्रोविजंस लाए गए हैं। प्रीलिम्स रिवीजन, ऑकॉस एक ग्रुप है जो कि 2021 में बनाया गया था, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए का ग्रुप है। रिसेंटली चाइना के एम्बेसडर ने न्यूजीलैंड को वार्निंग दी है कि अगर उसने ऑकॉस जैसे ग्रुप को ज्वाइन किया तो न्यूजीलैंड और चाइना के रिलेशंस इससे खराब हो सकते हैं। ऑकॉस को क्यों बनाया गया था? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सेक्टर में अपग्रेड करने के लिए ऑकॉस जैसे ग्रुप को बनाया गया था। इंडो पैसिफिक रीजन में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर ये फोकस करता है। इसमें हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं ट्रांसफर करेंगे, बल्कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया को। एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है जो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। बेसिकली जो आर्मी सेक्टर्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, सो उन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें जो भी यंग इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं जिनकी अभी अभी रिक्रूटमेंट हुई है, वो अपनी ट्रेनिंग इस प्लेटफॉर्म की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओपेक प्लस। ओपेक प्लस एक ग्रुप है, देखो 1960 में एक ग्रुप बना था ओपेक, ऑयल जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी उनका एक ग्रुप था जिनका हेडक्वार्टर था वियना में। सो जो अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बची जिन्होंने ओपेक को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने अपनी ग्रुपिंग बना दी ओपेक प्लस। बेसिकली ये जो ग्रुप रहता है ना, ये ऑयल के प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कि वो ग्लोबल लेवल पर ऑयल प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसलिए ओपेक प्लस जैसे नेशंस आए। K4 बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है इंडिया की। इंडिया ने न्यूक्लियर में मतलब कि सबमरीन से भी न्यूक्लियर पैड को लॉन्च करने के लिए ये एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच।